हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है कि अश्लीलता परोसते हैं ओटीटी, नियमन जरूरी, ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जिस तरीके से हाल फिलहाल में सरकार द्वारा सोशल मीडिया इत्यादि पर, आईटी सेक्टर पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। प्रतिबंध मतलब कि उन पर नए तरीके की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। इसमें ये बताया गया है कि जो कंटेंट पेश किया जाता है वो ना तो बच्चों के लिए है और ना ही एक सभ्य समाज के लिए उचित माना जा सकता है। उस पर कई तरीके की अश्लीलता परोसी जाती हैं। उस पर अगर कोई मैसेज फॉरवर्ड हो गया है और सरकार अगर उस पर आपत्ति भी जताती है तो फिर चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वो उसे जल्दी हटाती नहीं है। काफ़ी कुछ सख्ती दिखाने के बाद उसे हटाया जाता है। तो अब ऐसा नियम लाया जा रहा है कि बिना सरकार के हस्तक्षेप के ही ट्विटर इत्यादि को मजबूर होना पड़ेगा उस कंटेंट को हटाने के लिए। और आगे इस न्यूज़ में लिखा गया है कि ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कई बार पोर्नोग्राफिक कंटेंट परोसते हैं, यानी अश्लीलता परोसते हैं। उन्हें रेगुलेट किए जाने की ज़रूरत है। अमेजॉन प्राइम वीडियो की तांडव वेब सीरीज से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में हाल में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश शुक्रवार को कोर्ट में पेश करने को कहा है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ अमेजॉन प्राइम वीडियो की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तांडव वेब सीरीज में के आपत्तिजनक कंटेंट के मामले में अपर्णा पुरोहित वेब सीरीज के अभिनेता और निर्माता निर्देशक के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य राज्यों में भी एफआईआर उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ अन्य राज्यों में भी एफआईआर दर्ज की गई है। अपर्णा पुरोहित ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इस साल भी 8.5% ब्याज देगा ईपीएफओ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में पीएफ पर 8.5% की ब्याज दर कायम रखने का फैसला किया है। गुरुवार को श्रीनगर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। ईपीएफओ के 5 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों को पीएफ की राशि पर इस दर से ब्याज मिलेगा। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में श्रीनगर में ट्रस्टी बोर्ड की बैठक हुई। ब्याज दरों में बोर्ड का फैसला वित्त मंत्रालय के समक्ष भेजा जाएगा। वित्त मंत्रालय की संस्तुति के बाद सदस्यों के खाते में ब्याज की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। श्रम मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में ईपीएफओ ने इक्विटी में अपने निवेश को बाहर निकालने का फैसला किया है। डेट इन्वेस्टमेंट से मिले ब्याज और इक्विटी निवेश को बेचने से मिले फंड से ही ऊंची दर पर ब्याज देना संभव हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि रहने के लिए बेंगलोर और शिमला सबसे अच्छे। और ये जो रिपोर्ट आई है वो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने पेश करी है। रिपोर्ट का नाम है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। इसमें 10 लाख आबादी से ऊपर वाले शहर लिए गए हैं। देश में रहने के लिहाज से बेंगलोर और शिमला शीर्ष पायदान पर पहुंच गए हैं, तो श्रीनगर और मुजफ्फरपुर सबसे निचले पायदान पर हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गुरुवार को इज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की सूची जारी की है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के वर्ग में बेंगलुरु पुणे से आगे निकलकर पहले स्थान पर पहुंच गया है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला पहले व भुवनेश्वर दूसरे स्थान पर है। म्यूनसिपैलिटीज़ वर्ग में बड़े शहरों में 10 लाख यानी कि 10 लाख की आबादी की सूची में इंदौर को पहला स्थान प्राप्त है और सूरत और भोपाल उसके बाद हैं। पुणे, अहमदाबाद, रायपुर, ग्रेटर मुंबई, विशाखापट्टनम और वडोदरा ने टॉप 10 की सूची में जगह बनाई है। 10 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में नई दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने बाजी मारी है। तिरुपति और गांधीनगर का दूसरा और तीसरा स्थान रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि निकायों में 50% से अधिक नहीं हो सकता आरक्षण। देखिए, कई राज्यों में 50% से भी ज़्यादा आरक्षण यानी कि ओबीसी और एससी एसटी कोटे को दिया जा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, आपत्ति जताते हुए फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संबंधित स्थानीय निकायों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी तीनों के लिए कुल सीटों के 50% समग्र आरक्षण से अधिक नहीं हो सकता है। पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करने वाली महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम 1961 की धारा 12(2)(c) की पुनर्व्याख्या करते हुए जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2018 और 2020 में जारी उन अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया है जिससे संबंधित स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए इस हद तक आरक्षण उपलब्ध कराया गया था। पीठ ने कहा कि ओबीसी उम्मीदवारों के चुनाव परिणाम जो उसके समक्ष लंबित अपीलों के परिणामों के अधीन थे को गैर कानूनी घोषित किया जाता है और इसके बाद रिक्त हुई सीटों को संबंधित स्थानीय निकायों के शेष बचे कार्यकाल के लिए भरा जाएगा। अब आते हैं हम अपने इंटरनेशनल पेज पर। इंटरनेशनल पेज पे जो पहली न्यूज़ है कि H1B वीज़ा में बदलाव का बिल पेश। देखिए, H1B वीज़ा जो है वो आईटी सेक्टर में जो काम करते हैं अमेरिका में दूसरे देश के लोग, उससे उनके लिए होता है और ये काफ़ी इंडिया में काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि इंडिया के बहुत से लोग आईटी सेक्टर में काम करने अमेरिका जाते हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकियों को ही नौकरी दिया जाना ज़रूरी है, दिया जाएगा। तो अब जो बिल पेश किया गया है सदन में, उस बिल का नाम है अमेरिकन जॉब्स फर्स्ट एक्ट नाम से विधेयक पास किया गया है, बिल पेश किया गया है। अब ये पास होता है नहीं होता ये आगे देखने में समझ में आएगा। और ये ट्रंप की नीति से अलग जो बाइडेन कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने पहले तो इस पर से रोक हटा दी थी, उसके बाद अब और फैसले लिए जा रहे हैं जो ट्रंप प्रशासन के खिलाफ, मतलब ट्रंप प्रशासन से अलग माने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि H1B वीज़ा है क्या। H1B वीज़ा के आधार पर अमेरिकी कंपनियां उच्च कुशल विदेशी कामगारों को रोजगार देती है। इसके लिए वे भारत और चीन जैसे देशों पर निर्भर हैं। हर साल विभिन्न श्रेणियों में 85,000 वीज़ा जारी किए जाते हैं। यह वीज़ा 3 साल के लिए जारी होता है। भारतीय पेशेवरों में लोकप्रिय H1B वीज़ा में बदलाव को लेकर अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में एक बिल पेश किया गया है। इसमें उन नियोक्ताओं को H1B वीज़ा धारकों को नौकरी पर रखने से रोकने की बात है जिन्होंने अमेरिकी कामगारों को हाल में लंबी छुट्टी पर भेज दिया है या फिर उनकी ऐसी कोई योजना है। इसमें अमेरिकी कामगारों की तुलना में H1B वीज़ा धारकों को अधिक वेतन देने का भी प्रस्ताव है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ब्रुक्स मैटगेट्स और लॉन्स गुडेन की ओर से पेश किए गए अमेरिकन जॉब्स फर्स्ट एक्ट नामक विधेयक में आव्रजन और राष्ट्रीयता कानून में जरूरी परिवर्तन करके H1B वीज़ा कार्यक्रम में आमूल चूक बदलाव का प्रस्ताव है। बुधवार को पेश किए गए इस बिल के अनुसार एक विदेशी कामगार को तब तक H1B गैर आव्रजन का दर्जा नहीं दिया जा सकता है जब तक उसका नियोक्ता श्रम मंत्री के समक्ष यह आवेदन नहीं करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कश्मीर पर ट्रंप से अलग नहीं होगी जो बाइडेन की नीति। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही यह सवाल उठ रहा था कि क्या कश्मीर को लेकर जो बाइडेन प्रशासन की नीति पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसी होगी अथवा नहीं। अब बाइडेन प्रशासन ने इस बात के पुख्ता संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करने जा रहा है। हाँ, बाइडेन प्रशासन ट्रंप के मुकाबले भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता शुरू करने के लेकर ज़्यादा मुखर दिखता है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम के पीछे भी कई लोग बाइडेन प्रशासन की इसी सोच को बताते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बुधवार को स्पष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर को लेकर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। जम्मू और कश्मीर में भारत द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत आर्थिक व राजनीतिक हालात को पूरी तरह से सामान्य बनाने का हम स्वागत करते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रिश्तों की अपनी अहमियत है। हम दोनों देशों के साथ सकारात्मक और रचनात्मक रिश्ते रख सकते हैं। कश्मीर को लेकर हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के पक्षधर हैं। नेक्स्ट है कि भारत बांग्लादेश संबंध सही मायनों में 360 डिग्री पार्टनरशिप है। ये स्टेटमेंट दिया है विदेश मंत्री जयशंकर ने, क्योंकि अभी
मार्च लास्ट में लगभग 26 तारीख के आसपास प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश जा सकते हैं और ये भारत और बांग्लादेश की जो राजनयिक रिश्ते हैं उसकी 50वीं वर्षगांठ भी है। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को सही मायनों में 360 डिग्री यानी 360 डिग्री पार्टनरशिप बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि इस महीने की आखिरी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा बेहद यादगार होगी। प्रधानमंत्री मोदी की 26 मार्च से संभावित 2 दिवसीय यात्रा बांग्लादेश यात्रा का आधार तैयार करने के लिए विदेश मंत्री गुरुवार को 1 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ और भारत बांग्लादेश राजनीतिक रिश्तों के 50 साल पूरे होने के समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर उन्हें सही याद है तो कोरोना महामारी के बाद प्रधानमंत्री की देश के बाहर यह पहली और बांग्लादेश की दूसरी यात्रा होगी। अब हम आते हैं अपने बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज पे जो पहली न्यूज है कि जीएसडीपी पर संघर्ष कर रहे पूर्वी राज्य। केंद्र के पूर्वी राज्य प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी कि जीएसडीपी में दक्षिण के राज्यों से काफी पीछे हैं। देश के पूर्वी राज्यों का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी देश के सभी राज्यों की औसत जीएसडीपी से काफी नीचे है। पूर्वी राज्यों में शहरीकरण की दर भी अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है और उनकी राजकोषीय स्थिति भी चिंताजनक है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में ये तथ्य जाहिर किए गए हैं। वित्त आयोग की तरफ से इन राज्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कई सिफारिशें भी की गई हैं। वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति जीडीपी के में सभी राज्यों का औसत 1,40,422 रुपये है, लेकिन बिहार में यह मात्र 44,652 रुपये है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति जीडीपी 74,402 रुपये है। झारखंड का यह आंकड़ा 79,936 रुपये है और बंगाल का 1,10,728 रुपये है। नेक्स्ट न्यूज है कि विप्रो ने किया अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण। दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण करने जा रही है। इसके तहत कंपनी 145 करोड़ डॉलर करीब 10,500 करोड़ रुपए में लंदन स्थित कैपको का पूर्ण अधिग्रहण करेगी। 1998 में स्थापित कैपको का बिजनेस ग्लोबल स्तर पर मैनेजमेंट व टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी के क्षेत्र में फैला हुआ है। करार पर अपने नियामकीय दस्तावेजों में विप्रो ने बताया कि सौदे से विप्रो को बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एवं इंश्योरेंस में अपने आईटी कारोबार को विस्तार देने में मदद मिलेगी। एसबीआई का एक स्टेटमेंट आया है कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ला दिया जाता है तो जो इसकी कीमत है वो 75 रुपये तक आ सकती है। अभी हाल ही में लगभग 100 रुपये तक कीमत चली गई है क्योंकि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। मांग भी की जा रही है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर पेट्रोलियम ईंधनों को जीएसटी के दायरे में ले आया जाए तो देश में पेट्रोल का भाव 75 रुपये प्रति लीटर के स्तर तक गिर सकता है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, जिसके चलते देश के पेट्रोलियम ईंधनों की कीमतें दुनिया भर के उच्च स्तर की ओर जा रही हैं। एसबीआई अर्थशास्त्रियों के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जहां पेट्रोल व डीजल की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कच्चे तेल का दाम $60 प्रति बैरल और रुपए का विनिमय मूल्य 73 प्रति डॉलर के हिसाब से देखें तो डीजल का दाम 68 रुपये प्रति लीटर तक गिर सकता है। इससे केंद्र और राज्यों को संयुक्त रूप से राजस्व में सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए तक का घाटा होगा, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का महज 0.4% है। ये बात जो रिपोर्ट आई है एसबीआई की, वाकई में अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ जीडीपी पर 0.4% की आप कह सकते हैं कि उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो सरकार को इस तरफ विचार करना चाहिए। 2 न्यूज़ हैं कि चेक बाउंस मामले में अतिरिक्त अदालत के लिए बने कानून। अभी फिलहाल में भारत में 35 लाख से ज़्यादा लंबित मामले हैं चेक बाउंस को लेकर, और प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि उसको जल्दी उसका निस्तारण किया जाए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अतिरिक्त कोर्ट बनाया जाए ताकि इसका निस्तारण जल्दी किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेक बाउंस के 35 लाख से ज्यादा लंबित मामलों के लिए अतिरिक्त अदालत के गठन को कानून बनाने का सुझाव दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले के निपटारे के लिए कुछ समय के लिए अतिरिक्त अदालतों का गठन होना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत अधिकार है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस के लंबित मामलों में अतिरिक्त अदालत का गठन किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि निजी नौकरियों में आरक्षण का फैसला ठीक नहीं, CII। जिस तरीके से हरियाणा ने प्राइवेट सेक्टर में लोकल मतलब हरियाणा के ही लोगों को आरक्षण देने की बात कही है, उसको CII ने खारिज करते हुए उस पर एक कह सकते हैं कि फिर से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि हरियाणा सरकार इस पर फिर से विचार करे। उद्योग जगत के संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ ने हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण के कानून पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। CII का कहना है कि आरक्षण से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धी क्षमता सीधे तौर पर प्रभावित होती है। उद्योग संगठन ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि राज्य सरकार इस पर फिर से विचार करेगी। अब हम आते हैं अपने एडिटोरियल पेज पर। एडिटोरियल पेज पे 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है संकट काल में बढ़ा भारत का कद, और ये आर्टिकल लिखा गया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रम के निदेशक हर्ष वी पंत द्वारा। कोरोना केवल एक महामारी नहीं बल्कि समकालीन दौर को परिभाषित करने की एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा बन गई है। अब कोरोना पूर्व और कोरोना उपरांत जैसे मानक विमर्श के केंद्र बन रहे हैं। चूंकि कोरोना वायरस से उपजी बीमारी कोविड-19 से दुनिया का शायद ही कोई कोना बचा हो, ऐसे में वैश्विक ढांचे का इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस वैश्विक आपदा को आरंभ हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी उसे पूरी तरह से निपटने में कई और साल लग सकते हैं। इस संक्रमण काल में दुनिया के व्यापक परिवर्तन होते दिख रहे हैं। इन परिवर्तनों की प्रकृति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड यानी कोरोना के उपरांत की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इस वैश्विक महामारी के कारण वैश्विक ढांचे और परिदृश्य में परिवर्तन आसन्न है। कोविड-19 से पहले अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चीन के कद और वर्चस्व में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही थी। उसके बढ़ते हुए प्रभुत्व पर ट्रंप प्रशासन ने कुछ अंकुश लगाने के प्रयास भी किए, परंतु वे बहुत अधिक फलदायी सिद्ध नहीं हुए। चीन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और कानूनों को धता बताते हुए मनमानी में जुटा रहा। उसने कई छोटे बड़े देशों को अपने प्रभाव में भी ले लिया था। इसी बीच दस्तक देने वाली कोरोना आपदा ने चीन के रंग में भंग डाल दिया। कोरोना वायरस का उद्गम देश में होने और उसे लेकर समूचे विश्व को अंधकार में रखने के कारण चीन के खिलाफ एक खराब धारणा बनती गई। ये बात सच है कि जिस तरीके से चीन के वुहान शहर से ये वायरस उत्पन्न हुआ था, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी। उसने चीन की इमेज को इस तरीके से प्रभावित किया कि जापान, फ्रांस, रूस, इन्होंने जो अपने औद्योगिक सेटअप थे इनके कंपनियों के, जापान ने तो पूरा सेटअप ही वहाँ से हटा लिया। आप कह सकते हैं कई कंपनियों ने पलायन किया और अब वो भारत या फिर दूसरे देशों में रुख कर रहे हैं। चीन अपनी जो आगे बढ़ने की भूख को इतनी हद तक ले गया था कि उसने सही और गलत को नहीं समझा। उसने ये भी जानते हुए भी इस न्यूज़ को छुपा के रखा। उसमें WHO ने भी उसका साथ दिया। यही रीज़न था कि अमेरिका WHO से अलग हुआ था, उसकी फंडिंग रोक दी थी। ट्रंप ने काफ़ी विरोध जताया था और ये कहा था कि इस पे पूरा घटनाक्रम है उसमें पूरी तरह से WHO का हाथ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना संकट काल में भारत अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सफल रहा है। बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत ने बेहतर कोविड प्रबंधन के रूप में एक मिसाल कायम की है। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर इस प्रबंधन की कुछ तत्कालिक कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन अब उसमें तेजी से सुधार हो रहा है। भारत न केवल एक बड़ी हद तक खुद सुरक्षित रहा बल्कि उसने पड़ोसियों का ध्यान रखने के लिए पार्श्व में पड़े दक्षेस जैसे संगठन को पुनः सक्रिय करने का प्रयास किया है। कोरोना संकट की शुरुआत से पहले मास्क, PPE किट और अन्य वस्तुओं के उत्पादन एवं उपलब्धता में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसी संकट के दौरान भारत ने इन वस्तुओं के उत्पादन में महारत हासिल कर दुनिया को अपनी क्षमताओं से अलग कराया। इस वैश्विक संकट के दौरान भारत स्वास्थ्य संबंधी
उत्पादकों के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। आज पूरी दुनिया में भारत की वैक्सीन कूटनीति की धूम मची हुई है। नेक्स्ट है एक देश एक चुनाव की आवश्यकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार अपने भाषण में ये बोला है। देश में 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा ने एक बार फिर से इस बात पर सोचने के लिए विवश कर दिया है कि क्या हम एक देश एक चुनाव की राह पर नहीं चल सकते हैं। 8 चरणों में होने वाले इन चुनाव की प्रक्रिया में 62 दिन का लंबा समय लगेगा। उल्लेखनीय है कि 2020 में प्रारंभ में दिल्ली और अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव हो चुके हैं। आगामी वर्ष फरवरी-मार्च में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब तथा अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश एवं दिसंबर में गुजरात में चुनाव प्रस्तावित है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य में नगर निकाय एवं पंचायतों के भी चुनाव होते रहते हैं। इसके चलते देश में रह रहकर चुनाव आचार संहिता के लागू होने की नौबत आती रहती है। इसके कारण न केवल प्रशासनिक एवं नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं बल्कि देश ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों का अनुपयुक्त प्रयोग भी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक देश एक चुनाव होने से चुनावों पर होने वाले व्यय में भी कमी आएगी। 1952 में चुनाव में 10.45 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था, जो 2014 में बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में करीब 10,000 करोड़ रुपए ही व्यय हुए, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना में अमेरिका की अर्थव्यवस्था कई गुना बड़ी है। सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज के एक अनुमान के अनुसार 17वीं लोकसभा के चुनाव पर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय हुआ। चुनावों में होने वाले व्यय की प्रवृत्तियां बताती हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में यह व्यय दोगुना हो जाता है। 2015 में बिहार चुनाव पर लगभग 300 करोड़ रुपए व्यय हुए थे, जो 2020 के चुनाव में बढ़कर 625 करोड़ रुपए हो गए। 2016 में पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल एवं पुडुचेरी के चुनावों पर कुल 573 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। एक अनुमान के अनुसार चुनाव आयोग प्रति वर्ष होने वाले चुनावों पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए व्यय करता है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 28 लाख रुपए और लोकसभा में व्यय सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपए और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपए है। देश में कुल 4,121 विधायक एवं 543 सांसद प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आज इस क्रम को पुनः बहाल करने की दरकार है। यदि लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता अथवा वह अपना बहुमत खो देती है तो दोबारा चुनाव ना हो। इसके लिए सभी पार्टियों की ओर से उनके निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर एक सर्वदलीय सरकार के गठन पर विचार किया जा सकता है। देश में ई वोटिंग की दिशा में भी पहल की जा सकती है। इससे चुनाव में लगने वाली अवधि कम होगी और आचार संहिता का भी समय कम हो जाएगा। देश हित में एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए एवं लोगों की राय एवं सुझाव के लिए बड़ी बहस का आयोजन किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है कि अमेरिका की चाहत। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए भारत की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत करके एक तरह से उन तत्वों को आईना ही दिखाया है जो यह दुष्प्रचार करने में लगे थे कि वहां नागरिक अधिकारों का दमन हो रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि इस दुष्प्रचार करने वालों में पाकिस्तान अव्वल है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके अलावा देश विदेश के कुछ ऐसे संगठन और समूह भी हैं जो कश्मीर में जुल्म जबरदस्ती होने का राग अलापते हैं। वे अलगाववादियों और उनकी ही भाषा बोलने वालों का दुस्साहस तो बढ़ाते हैं, आतंकियों के मानवाधिकारों की पैरवी भी करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने जम्मू कश्मीर के मामले में अमेरिका की पुरानी नीति पर कायम रहने की जो बात कही उससे उन्हें अवश्य निराशा हुई होगी। जो यह आस लगाए बैठे थे कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के लिए उसकी जम्मू कश्मीर नीति भी बदल जाएगी। यह स्वाभाविक है कि अमेरिका इसका पक्षधर है कि जम्मू कश्मीर में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आर्थिक एवं राजनीतिक हालात सामान्य हो। ऐसा हो रहा है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हाल ही में जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होना। इसके अलावा वहां लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट पेज हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में है अब तक 3 लोगों ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। हर्षल गिब्स,
जो कि साउथ अफ्रीका के थे। उन्होंने 2007 में वर्ल्ड कप के दौरान लगाया था नीदरलैंड के खिलाफ। और दूसरा लगाया था T20 में, जो वर्ल्ड कप हो रहा था 2007 में ही, वो लगाया था युवराज सिंह ने, और वो स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ, जो काफ़ी लोकप्रिय है। वो आपने कई बार यूट्यूब पर भी देखा होगा, अगर आपने लाइव मैच देखा होगा तो देखा ही होगा। वो इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था डरबन में। और अभी फिलहाल में T20 में ही किरोन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाज अकीला धनंजय के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। नया विश्व रिकॉर्ड मतलब बराबरी कर ली है। अब ये 3 लोग हो गए हैं, हर्षल गिब्स, युवराज सिंह और किरोन पोलार्ड। तो ये आज का यानी 5 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।